Hello everyone, I am Dr. Saurabh Bansal. I am working as a radiation oncologist at Kailash Omega Cancer Center, Dehradun. So friends, मंथ ऑफ जुलाई को हम सार्कोमा अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और आज हम सार्कोमा से उसके ट्रीटमेंट से डायग्नोसिस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सार्कोमा भी जैसे और अदर कैंसर्स होते हैं, जैसे कार्सिनोमा होता है, मेलानोमा होता है, एक कैंसर का टाइप है। ये बेसिकली एक पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें कैंसर की सेल्स जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं उसके बिहाफ पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। सार्कोमाज यूजुअली बॉडी के किसी भी हिस्से पे मिल सकते हैं, वो हेड से लेके गले में, आंतों में, ब्लड वेसल्स में, मांसपेशियों में, बोन्स में, किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ये सार्कोमा, कार्सिनोमा, मेलानोमा। तो सार्कोमा कैंसर का ही एक प्रकार है जिसमें भी उसके बहुत सारे और सब टाइप्स होते हैं और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। सार्कोमा को अगर हम क्लासिफाई करें तो ब्रॉडली हम इसको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं जैसे मांसपेशियों में जो ओरिजिनेट होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, और दूसरे होते हैं जो हड्डियों से ओरिजिनेट होते हैं उनको हम बोलते हैं बोन सार्कोमास। सार्कोमा के अगर साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि कैसे ये कैंसर प्रेजेंट करता है, तो मोस्टली एक गांठ की फॉर्म में, एक लंप की फॉर्म में ये बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। क्योंकि कैंसर कोई भी हो, चाहे सार्कोमा हो चाहे कार्सिनोमा हो, ये बेसिकली जो सेल्स हैं वो तेजी से बढ़ने लगती हैं और एक लंप की या गांठ की फॉर्म ले लेती हैं। तो सार्कोमा भी वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। फिर जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है तो आसपास के टिश्यूज को या हिस्सों को प्रेस करने लगता है, जिससे पेन हो सकता है और प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं। या फिर अगर बोन में ओरिजिनेट हो रहा है तो वो ट्यूमर्स बोन को वीक कर सकते हैं, बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। और एडवांस केसेस में जब ये सार्कोमास बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैलने लग जाता है, तो जिस भी हिस्से में फैलेगा, सपोज लंग्स में फैला है तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत है, ब्लीडिंग है, खांसी है, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आने लग सकते हैं। अब कारणों की बात करें तो कैंसर का कोई एक कारण नहीं होता है, कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं और किस व्यक्ति को किस वजह से वो कैंसर हुआ है एग्जैक्टली इसको बता पाना भी काफी हद तक मुश्किल होता है। सार्कोमा के भी काफी सारे कारण होते हैं, तो कुछ केसेस नॉन जेनेटिक होते हैं, कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली में या उनकी पर्सनल हिस्ट्री होती है कैंसर की। ऐसे पेशेंट्स को भी सार्कोमा होने की टेंडेंसी रहती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि उसमें कई तरह के कैंसर्स मिलते हैं जिनको कि हम सिंड्रोम बोलते हैं, कि जैसे लीफ रोमानी सिंड्रोम हो गया या लिंच सिंड्रोम हो गया। ऐसे पेशेंट्स को या जिनकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है, इस तरह के सिंड्रोम्स की, तो उन पेशेंट्स को सार्कोमा या दूसरे तरह के कैंसर्स होने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि सार्कोमा में जैसे और तरह के कैंसर्स को हम डायग्नोस करते हैं, पेशेंट यूजली आते हैं हमारे पास, कोई गांठ बन गई है या बोन पेन हो रहा है, तो यूजली जो फर्स्ट स्टेप होता है, कोई एक्सरे करा लिया या हमने कोई अल्ट्रासाउंड करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, एक इमेजिंग वर्कअप होता है। उसके बाद जैसे वो गांठ कंफर्म होती है कि हाँ बॉडी के इस हिस्से में इस तरह का कोई एबनॉर्मल फीचर या एबनॉर्मल लंप या गांठ मिल रही है, तो नेक्स्ट स्टेप उसकी बायोप्सी होती है। बायोप्सी में जिस भी हिस्से में वो गांठ है वहां से एक छोटा सा टिश्यू लिया जाता है, उसको पैथोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसमें एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन होता है कि सार्कोमा किस तरह का आया है, ये बोन सार्कोमा है, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। इनके भी फिर फर्दर बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, तो एक फर्दर डायग्नोसिस बनाई जाती है, प्रॉपर स्टेजिंग बनाई जाती है किस स्टेज का कैंसर है, और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज की अगर हम बात करें तो किसी भी कैंसर में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी यही मेन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज होती हैं। तो सार्कोमा में भी यही ट्रीटमेंट मोडेलिटीज को या तो सिंगली यूज करते हैं या किसी न किसी कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। किस तरह से यूज करना है वो डिपेंड करता है ट्यूमर का साइज क्या है, वो बॉडी के किस हिस्से में ट्यूमर आया हुआ है और कौन सी स्टेज में है। अर्ली स्टेज में यूजली सर्जरी सफिशिएंट रहती है। अगर फर्स्ट स्टेज का कोई ट्यूमर है, छोटा ट्यूमर है और बॉडी की ऐसी लोकेशन पे है कि जिसको सर्जरी से निकाला जा सकता है, तो सर्जरी अलोन इज सफिशिएंट। जैसे ही वो ट्यूमर बढ़ने लगता है, उसका साइज बढ़ने लगता है, स्टेज सेकंड या थर्ड में सर्जरी अकेली पूरी नहीं है, उसके साथ आपको रेडिएशन या कीमोथेरेपी किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में यूज करनी पड़ेगी। बहुत एडवांस केसेस में जब वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड करने लग जाता है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी का और रेडिएशन का थोड़ा सा रोल लिमिटेड हो जाता है और उसमें जो मेन रोल आ जाता है वो आपकी सिस्टेमिक ट्रीटमेंट आ जाता है, जिसको कि हम कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और रेडिएशन का जो रोल है सार्कोमाज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।
या तो इसको हम सर्जरी से पहले भी दे सकते हैं, जिसको हम प्री ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी बोलते हैं, या ज़्यादातर केसेस में हम इसको सर्जरी के बाद देते हैं। उसका पर्पज ये होता है कि जो ग्रॉसली जो ट्यूमर दिख रहा है वो तो सर्जरी से निकल गया है, बट उसकी वापस आने की टेंडेंसी रहती है क्योंकि कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स रह जाती हैं, तो उन सेल्स को इरेडिकेट करने के लिए सर्जरी के बाद रेडिएशन दी जाती है। तो रेडिएशन की जो टेक्निक्स थी आज से 2 दशक 3 दशक पहले और आज की जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले की ट्रीटमेंट जो टेक्निक्स थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, तो उससे जो लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट्स आते थे पेशेंट को वो बहुत ज़्यादा होते थे। बट आज इस तरह की टेक्निक्स है, IMRT, VMAT जो हम यूज कर रहे हैं, वो एक बड़ी फोकस्ड और टारगेटेड टाइप की रेडिएशन टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि हम जो डोज है पूरी ट्यूमर के आसपास ही फोकस करते हैं और जो नॉर्मल सराउंडिंग एरिया जो ट्यूमर के इर्द गिर्द जो एरियाज होते हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड डोज आती है। तो इससे जो पेशेंट को लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं आते या ना के बराबर आते हैं। सार्कोमास में कीमोथेरेपी या सिस्टेमिक ट्रीटमेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना रेडिएशन या सर्जरी का रोल होता है। डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर अर्ली स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं तो सिस्टेमिक थेरेपी, कीमोथेरेपी का रोल नहीं होता है, बट जैसे जैसे वो ट्यूमर का साइज बड़ा होता है या वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड करता है तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में कीमोथेरेपी को भी यूज करता है। आजकल बहुत सारे ट्यूमर्स में इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में आ रही है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को भी मिल रहे हैं। तो सार्कोमास में भी इम्यूनोथेरेपी का एक अच्छा रोल आ रहा है और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि बहुत सारी नई नई मेडिसिन आएंगी कि जिसमें कि इम्यूनोथेरेपी डेफिनेटली सार्कोमा के ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट होगी। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है ताकि वो कैंसर सेल से लड़ सकें और उनको एलिमिनेट कर सकें। अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर करी है आप अपने सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में लोगों से शेयर करें। और सार्कोमा से रिलेटेड अगर या किसी भी बीमारी से कैंसर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है तो कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर पे हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं और कैंसर रिलेटेड डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू।